हेलो गाइस। एनडीए बाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। मतलब आज टॉपिक कुछ भी नहीं है, आज इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास एवं सेकंड क्लास के अंतर्गत जो मैंने छोड़ दिए थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, ये आप भूल करना नहीं। जैसे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, केपलर का नियम, मतलब केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। उसके बाद भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, बिग बैंग थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। तो मैं एकदम विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो छोटी बनेगी पर इतनी इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके मित्र सखा बंधु जो भी हैं इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस वीडियो को चालू करता हूं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक बताया था कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था। तो ज्योग्राफी शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसने इरेटोस्थनीज ने। उसके बाद मैंने एक और शब्द दिया था कि जो हमारी जस पीरियडस पुस्तक थी, मतलब जस पीरियडस वो किसने दी थी, वो दी थी हिकेटियस ने। जस पीरियडस एक पुस्तक है, किसने दी थी, वो दी थी जस पीरियडस, हिकेटियस ने दी थी। और ज्योग्राफी भी पुस्तक है वो इरेटोस्थनीज ने दी थी। उसके बाद आता है आपका पॉइंट कि पृथ्वी की परिधि का अध्ययन किसने किया। पृथ्वी की परिधि का जो अनुमान लगाया था वो किसने लगाया था, वो इरेटोस्थनीज ने लगाया था। और भूगोल के जो भी टॉपिक हैं वो क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किसने किया, वो इरेटोस्थनीज ने किया था। उसके बाद आता है आपका भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था क्लाउडियस टॉलेमी ने। किसने, क्लाउडियस टॉलेमी ने। ओके। उसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी दी थी आपकी जॉर्ज लेमिंटन ने। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी आपकी कोपरनिकस ने। ठीक है। उसके बाद आता है डार्विन का सिद्धांत, यानी विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था डार्विन ने। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब मैं इनको लिखता हूँ, एक एक से समझाता हूँ। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को मैं समझा दे जाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझते जाना और कॉपी में नोट करते जाना। संग की संग कॉपी में नोट करना है आपको, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था ज्योग्राफी शब्द। ज्योग्राफी शब्द एक इंग्लिश वर्ड है, ये किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है पृथ्वी का अनुमान, यानी पृथ्वी की सरकमफेरेंस यानी पृथ्वी की परिधि का अनुमान किसने लगाया था, तो वो लगाया था इरेटोस्थनीज ने। क्या, पृथ्वी की सरकमफेरेंस यानी परिधि। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है कि इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की सरकमफेरेंस का अनुमान लगाया था। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो भौतिकी में किसने जोड़ा, यानी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को भौतिकी में किसने जोड़ा, वो इरेटोस्थनीज ने जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि भौतिकी में हमने क्या पढ़ने को मिलता है, फोर्स प्लस प्रेशर प्लस टेम्परेचर, ये देखने को मिलता है और इसे हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं। वैसे ही हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे हम प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के भी बारे में पढ़ते हैं और फोर्सों के बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए हमारे इरेटोस्थनीज भाई साहब ने भूगोल को भौतिकी में जोड़ा। किसने, इरेटोस्थनीज ने। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भूगोल को भौतिकी में जोड़ा। ओके। अब आती है बात कि सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन किया था यूनानी लोगों ने। ठीक है, सर्वप्रथम की बात कर रहा हूं मैं। सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन यूनानी लोगों ने किया था। ओके, यहां तक क्लियर। अब बात आती है हिकेटियस भाई साहब की। जस्ट पीरियडस उनकी पुस्तक थी और इरेटोस्थनीज की कौन सी पुस्तक थी, ज्योग्राफी। ठीक है,
अब बात करते हैं हम एकेटीएस भाई साहब की। एकेटीएस की पुस्तक थी जस्ट पीरियोडस। जस्ट पीरियोडस, ये क्या थी? इनकी पुस्तक थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है कि ग्लोब के निर्माता कौन है? ग्लोब के यानी ग्लोब, अपना ग्लोब जो पृथ्वी होती है, और मानचित्र के निर्माता कौन है? ये इंपॉर्टेंट अपने आप में फैक्ट है। मैंने पहले ही बता दिया था, अब मैं सभी को काउंट कर रहा हूँ इसी क्लास में, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा मैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आता है ग्लोब के निर्माता। और मानचित्र के निर्माता। तो ग्लोब के निर्माता होते हैं मार्टिन वेयम, और मानचित्र के होते हैं एनेक्सीमेंडर। ठीक है, तो ये ऐसे मान, मतलब अपने आप में, मतलब अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के, जो अपना ग्लोब है, अपना अर्थ का पूरा ग्लोब है, उसमें सभी कंट्री प्लस सभी शहर प्लस सभी गांव सभी मतलब ऐड हैं, तो उसको जो ग्लोब के निर्माता थे उन्होंने, हमारे ग्लोब का निर्माता मतलब मार्टिन वेव को कहा जाता है। उसके बाद आता है मानचित्र के निर्माता, जिन्होंने पूरा मानचित्र के बारे में बताया था, वो होते हैं आपके एनेक्सीमेंडर। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्लियर। अब बात करते हैं हमारे ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम। अब आता है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। ठीक है, केपलर ने। ठीक है, अब आता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। तो ये दी थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस। अब आता है भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत प्लस आपका मिलता है जॉर्ज लेमन, मतलब भूकेंद्रीय सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बचे हैं, उसके बाद हम अगले फैक्ट की बात करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करेंगे हम नागिन डांस, यहाँ से आगे। अब देखो, भूकेंद्रीय सिद्धांत होता क्या है, पहले हम एक और दो पॉइंट को पढ़ लें, फिर करेंगे हम नागिन डांस, फिर बताएंगे हम स्टार के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका, मतलब भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत, इस टॉपिक को मतलब इस पॉइंट को समझने के लिए इसके पीछे कुछ लॉजिक है। ये दिया था क्लाउडिस टॉल्मी ने। क्लाउडिस टॉल्मी ने। ठीक है, थोड़ी हिंदी पर जाना नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही हिंदी है, थोड़ी गलती हो जाती है। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्लाउडिस टॉल्मी ने। भू यानी हमारी पूरी धरती, केंद्र यानी केंद्र, यानी भूमि को केंद्र मानकर ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था क्लाउडिस टॉल्मी ने। बल्कि हमारी भूमि केंद्र में नहीं है। जब आप प्लेनेट मतलब ग्रहों को देखेंगे, उस पहले आता है आपका सूर्य, फिर आता है उसके बाद सूर्य की सब परिक्रमा लगा रहे हैं ग्रह, फिर आता है आपका बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति आता है, फिर आता है शनि आता है, फिर अरुण वरुण, फिर आता है उसके बाद प्लूटो, क्योंकि वो एक बौना ग्रह है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। वो ग्रहों की श्रेणी में है तो है, पर उसे हम अभी तक
मतलब पढ़ नहीं सकते हम, उसको काउंट नहीं किया गया है। हमारे ग्रह वैसे तो 8 हैं, पर 9 हैं प्लूटो के समेत, ठीक है? पर प्लूटो को हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? इसलिए हमारी भूमि केंद्र में नहीं है, मतलब उसका सिद्धांत ये किसने दिया था? क्लाउडिस टॉल्मी ने। उसके बाद आता है आपका, जो हमारी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था वो कौन सी थ्योरी थी? तो वो मिलती है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिससे हमारे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, बताते हैं मतलब, और सत्य भी है, ठीक है? तो यहाँ पर मिलती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंतियर। लेमेंतियर, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश ऐसे ही है। लेमेंतियर, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतियर किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। और भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्लाउडिस टोलेमी ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम नागिन डांस की। हम यहाँ से यहाँ करेंगे नागिन डांस। हमने सबसे पहले इन पॉइंटों के बारे में पढ़ लिया, और इन पॉइंटों के बारे में बेसिक रूप से एकदम स्टडी भी कर ली। अब बात करते हैं हम, सबसे चमकीला तारा कौन सा है और सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? किसके अंतर्गत? हमारी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत, ठीक है। ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेकों पिंड पाए जाते हैं, अनेक गैलेक्सी पाई जाती है, अनेक नेबुला, क्वेसर, ब्लैक होल, अटरम सटरम बहुत ही पाया जाता है, जिसमें नागिन डांस करते हैं सभी। आपने देखा होगा जब ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य की तरह, तो मतलब अपने आप नागिन डांस करते हैं वो। उनकी तो स्थिति ऐसी है और ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। और अनेक ही स्टार पाए जाते हैं, स्टार जब टूटते हैं तो नीचे आकर गिरता है, ऐसा मतलब अलग सा प्रतीत होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? तो सबसे चमकीला पिंड हमें क्वेसर में पढ़ना होता है। कौन से? क्वेसर में पढ़ना होता है। तो सबसे चमकीला पिंड है आपका, सबसे चमकीला पिंड ब्रह्मांड में कौन सा पाया जाता है? क्वेसर। क्वेसर, ठीक है। ये ब्रह्मांड का इतना चमकीला पिंड है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्वेसर। इसे दूरबीन से देखा जाए ना, तो आपकी आंखों को भी चकाचौंध कर देगा। इससे हाई क्वांटिटी में इतनी लाइट का एमिशन होता है, मतलब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इससे। इसे हम दूरबीन की सहायता भी नहीं देख सकते। और क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जब किसी चीज़ से, जैसे आपका उदाहरण की तरफ देखा जाए तो प्रकाश जब सुबह-सुबह निकलता है तो थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं उसे। जैसे ही 12 बजे के करीब देखना, तो आपकी आँखें चकाचौंध हो जाएँगी। जब देखेंगे ना, पहले आप सूर्य की तरफ देखेंगे फिर नीचे देखेंगे, मतलब काला-पीला और भूत ऐसा लगेगा सामने वाला बंदा कि भूत जैसा काला-पीला, मतलब और बहुत ही खतरनाक है, मतलब देखना भी मत, आँख भी खराब हो सकती हैं, ठीक है? आँख पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इतना ये भी बहुत ही खतरनाक है अपने आप में। मतलब सबसे चमकीला पिंड है ब्रह्मांड के अंतर्गत। अब बात आता है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सबसे चमकीला तारा, ये तो हो गया पिंड। सबसे चमकीला तारा कौन-सा है? तो सबसे चमकीला तारा है सीरियस तारा, ठीक है? या साइरस तारा भी कहते हैं इसे, साइरस तारा। सबसे चमकीला तारा है ब्रह्मांड का, ठीक है, यूनिवर्स का। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट। अब मैं एक-एक से इन पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, और कॉपी पेन एकदम पैक कर दीजिए। अब बात करते हैं ओनली ओनली, आप सुनते जाना, मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने लिया था ज्योग्राफी शब्द। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? ये दिया था इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की सरंगम का अनुमान भी लगाया था। और इन्होंने भूगोल को भौतिकी में ऐड किया, यानी भूगोल के कॉन्सेप्ट को भौतिकी में ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि भूगोल में हमने ताप, दाब, प्रेशर, फ़ोर्स आदि पढ़ने को भी मिलता है, जैसे फिज़िक्स में पढ़ने को मिलता है, इसलिए भूगोल को भौतिकी में जोड़ा। उसके बाद आता है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस ये किसकी पुस्तक थी? ये किसकी पुस्तक थी? इक्वेटियस की, ठीक है? जस पीरियोडस और भूगोल किसकी पुस्तक थी? इरेटोस्थनीज की, ठीक है? उसके बाद आता है ग्लोब के निर्माता। ग्लोब के निर्माता कौन है? ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेयम। और मानचित्र के निर्माता एनेक्सीमेंडर। उसके बाद आती है आपकी बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेंटेन ने।
क्योंकि बिग बैंग थ्योरी से हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। उसके बाद आता है क्लाउडिस टोल्मी ने क्या दिया था, तो क्लाउडिस टोल्मी ने हमारी दी थी भूकेंद्रीय सिद्धांत, यानी भूमि को केंद्र में माना था। और ये सिद्धांत किसने दिया था, क्लाउडिस टोल्मी ने। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी कोपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक यानी हेलोजन ग्रुप, मतलब हेलोजन ग्रुप जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, हेलोजन समूह और वे 17वें वर्ग संख्या में पढ़ने को मिलते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस ने। उसके बाद ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है यूनिवर्स के अंतर्गत, वो है आपका साइरस। ठीक है, और ये सबसे चमकीला पिंड है कौन सा, क्वेसर। अब देखो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है इसी के बारे में। जो आपका ये सबसे चमकीला तारा है ना, ये साइरस, इसको हम एक नए नाम से और जानते हैं, कैनिस मेजोरिस के नाम से। एक मिनट, एक बार मैं इसको साफ करता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो यूनिवर्स का सबसे चमकीला तारा मैंने बताया था आपका साइरस यानी सीरियस। यूनिवर्स का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो है आपका या तो साइरस कह सकते हैं या आप सीरियस कह सकते हैं। वैसे इसका नाम सीरियस तारा है। ये कौन से तारामंडल में स्थित है, तो ये है कैनिस मेजोरिस, मेजोरिस तारामंडल में स्थित है। मेजोरिस तारामंडल में, ठीक है। कौन, साइरस यानी सीरियस तारा कैनिस मेजोरिस तारामंडल में स्थित है, स्थित है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये ऐसा देखने को मिलता है, वो पढ़ मतलब आप गूगल में सर्च करके देख लेना कि सीरियस को किस नाम से, मतलब सीरियस तारा को क्या कहा जाता है, तो इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। डॉग स्टार भी कहा जाता है किसको, सीरियस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं, मैंने जो हमारी गैलेक्सी थी उसके अंतर्गत मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, मतलब पॉइंट छोड़ दिए थे। टॉपिक तो मैंने एक एक क्लियर कर दिया था, कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे। तो हमारी पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा सबसे पहले देखने को मिलती है मिल्की वे। यदि मिल्की वे नहीं ऑप्शन मिले तो आप मंदाकिनी लगा सकते हैं। यदि मंदाकिनी भी नहीं मिले ऑप्शन में तो आप दुग्ध मेघला। इन तीनों में से 101% श्योर एक ना एक ऑप्शन मिल जाएगा। यदि मिल्की वे मिल जाए तो आप मिल्की वे ठोक देना, यदि दुग्ध मेखला मिल जाए तो आप दुग्ध मेखला ठोक देना, यदि मंदाकिनी मिल जाए तो मंदाकिनी, यदि तीनों मिल जाए तो एक ऑप्शन सभी, डायरेक्ट। ठीक है, तो अब बात है हमारी नवीनतम नवीनतम गैलेक्सी मिल्की वे कौन सी है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब आता है यहाँ पर मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन है। वो आपने टॉपिक मतलब पॉइंट पढ़ा नहीं होगा, और मैंने पढ़ाया भी नहीं था, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड छूट जाता टॉपिक, उसमें से टॉपिक छूट जाते थे। वो बहुत ही लेंथी वीडियो बन गई थी 23 मिनट की, तो छोटे छोटे टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। हमारी मिल्की वे की जो सबसे नज़दीक मंदाकिनी है वो क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कुछ भी नहीं है, सरल है, ड्वार्फ है उसका नाम, ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं मिल्की वे की सबसे नज़दीक मंदाकिनी तो हो गई आपकी कौन सी, मतलब मिल्की वे की सबसे नज़दीक मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर कौन हो गई, ड्वार्फ मंदाकिनी हो गई। तो ये सॉरी इसकी है, ये मंदाकिनी की है। मिल्की वे की है आपकी सबसे नज़दीक मंदाकिनी देवयानी। ठीक है, देवयानी। ठीक है, ये तो मंदाकिनी की नज़दीक है, इसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। और ये है मिल्की वे की सबसे नज़दीक मंदाकिनी, वो है देवयानी। ठीक है, ये ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, ये नाम बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया इन्हीं के चक्कर में। ठीक है, मिल्की वे की बात करें तो देवयानी ठोक देना डायरेक्ट, यदि मंदाकिनी की बात करें तो डायरेक्ट ड्वार्फ मंदाकिनी ठोक देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर हुआ। तो गाइस आपको ये कैसा लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया वो कमेंट कर देना।
यदि कोई भी टॉपिक छूट गया हो या कमेंट में पूछ सकते हैं आप। मतलब कोई आपको संकोच करना नहीं है, आप 1-2 सेकंड के लिए टाइम निकाल के आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा नागिन डांस हो गया। अब इसको स्टॉप करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक होगा आपका स्टार की लाइफ सर्किल यानी लाइफ साइकिल, यानी तारे का जीवन चक्र कैसे पढ़ा जाता है और कैसे एकदम बेसिक रूप से समझेंगे उसको भी। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के साथ, अन्य वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और शेयर भी कर देख लिए। और मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए करता नहीं हूँ, तो आप लाइक सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो आपके ऊपर है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू पढ़ाई बनाए रखें।